हेलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, सेकंड हम लोग उसका क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज में लाइट का? बोथ पार्टिकल भी है वो एक, और एक वो वेव भी है। मतलब क्या होता है कि पार्टिकल की तरह भी जब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है और एक वेव की तरह भी एक्ट करता है। और इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये आप जब घर जाके आप लोग को एक होमवर्क दिए थे, हम किए थे, प्रीवियस ईयर देखे थे, तो उसमें मिला था ये क्वेश्चन, मिला था किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में जरूर मिलेगा। सिर्फ जैसे आप बीपीएससी का कर रहे हो, यहाँ पे सारे लोग बीपीएससी बैच हैं, इसके सिविल सर्विस बैच है। तो जब हम बीपीएससी सिविल सर्विस बैच के तैयारी करते हैं तो हमको क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं देखना है, यूपी पीसीएस का भी देखना है, एमपी पीसीएस का भी देखना है, राजस्थान पीसीएस का भी देखना है। जितना नॉर्थ साइड वाले ये होते हैं ना पीसीएस, सबका पीसीएस भरना भी आप लोग को, आई थिंक ये पता ही होगा, सर भी बताए होंगे कि सबका पीसीएस भरना है। और सबका जब आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो सबका देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कॉमनली मिला होगा कि इट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव, मतलब पार्टिकल की तरह भी काम करता है और वेव की तरह भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी लिखवाए थे हम लोग व्हाइट लाइट का? वेवलेंथ लिखवाए थे, और एक बात और लिखाए थे कि यह प्रतीत होता है कि सीधी लाइन में चल रहा है। क्यों सीधी लाइन में चलता हुआ प्रतीत होता है? क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अच्छा वेवलेंथ का हम डेफिनेशन नहीं लिखवाए थे, वेवलेंथ का डेफिनेशन लिखवाएं या ऐसे एग्जांपल से समझा दें? वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होता है? वेवलेंथ जब हम बोलते हैं कि लाइट का इतना है, तो इस तरीके से आपका वेव होता है। ठीक है, तो एक इसको ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, पेन, और इसको बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक की जो दूरी होती है, मतलब ये यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे करते हुए यहां तक बोला, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। जो लोग लिखना चाहते हैं इस पार्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ डेफिनेशन एक लिख लीजिएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू द नेक्स्ट क्रेस्ट इज वेवलेंथ। ठीक है, हिंदी में अगर लिखवाना चाहते हो तो एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं हम लोग। वहीं पे नेक्स्ट टर्म आप लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब चीज हम कल बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज कर रहे थे ये सब वर्ड को, तो हमको लगा कि शायद कुछ लोग को जो बैकग्राउंड, बहुत लोग भूल गए होंगे ये सब वर्ड, ऑल्दो 9-10 में आया था, बहुत लोग भूल गए होंगे। तो हम एक बार एक सोच रहे कि ये सब बेसिक वर्ड का भी एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मतलब होता है ना 9-10 में तो हम लोग पढ़े थे, लेकिन क्या होता है याद नहीं रहता इतने दिन बाद। तो इसीलिए इन सब वर्ड्स का जो वर्ड बहुत बार यूज करेंगे उसका एक थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं डेफिनेशन टाइप का, ताकि समझने में आपको ज्यादा आसान पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखिएगा फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में वेव कितनी बार मूव कर रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेव इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे कर दिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव मूव्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे आसान भाषा में हम समझाते हैं आपको फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आप दिन में यहां पे शाम में 3 क्लास किए, कोई हो सकता है 2 क्लास किया, कोई हो सकता है 5 क्लास किया, तो कितनी बार कोई इवेंट हुआ, कोई भी चीज कितनी बार हुआ उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो तुम्हारा जो लोग 2 क्लास किए उनका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? क्लास करने की फ्रीक्वेंसी 2 हुई। और जो लोग 5 बार क्लास की उनकी फ्रीक्वेंसी 5 हुई। तो वैसे ही 1 सेकंड में ये वेव कितना मूव कर जाएगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। तो अगर जल्दी जल्दी मूव करना होगा तो वेव कैसे मूव करेगा? एकदम पास पास रहेगा।
और जो दूर दूर वाला होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, ये दूर दूर चलेगा वेव। बात समझ रहे हैं? 1 सेकंड में इतना चल रहा है, और कोई कम होगा तो 3 ही वेव मूव करेगा, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा इसका ऐसे होगा। ये बात समझ में आ रहा है सबको कि कितनी बार 1 सेकंड में कितना मूवमेंट हो गया वेव का। यहां पे 1 2 3 4 क्रेस्ट आ गया, और यहां पे सिर्फ 2 क्रेस्ट आया, तो इसका फ्रीक्वेंसी 4 हो गया, इसका 2 हो गया। ठीक है, ये टर्म हम लोग का क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग लाइट का ये पढ़े थे, वेवलेंथ पढ़े थे। ठीक है, लाइट का वेवलेंथ हम लोग क्या बोले थे? 400 से 700 नैनोमीटर, या अगर एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में बात करें तो 3900 से 76 एंगस्ट्रॉम, 7600 एंगस्ट्रॉम, या मीटर के टर्म्स में बात करें तो 4 इंटू 10⁻⁻7 से 7 इंटू 10⁻⁻7। एक चीज आप लोग यहां पे मेंशन कर लीजिएगा, ये हम बताए थे लेकिन हम लिखवाए नहीं थे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, वहीं पे साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट लोग को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बता दे रहे हैं ये पार्ट भी। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। कई बार क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा होता है, वो एक बार मैथ्स का पार्ट है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि हम बताए थे आपको लास्ट क्लास में कि वो पिछले साल आई थिंक 67th या 68th बीपीएससी में वो क्वेश्चन डायरेक्ट था, 10⁻21 आंसर जिसका था, जेप्टो या समथिंग मीटर था, वो पूछा गया था। तो ये 10 ये 3 में घूमता है ऐसे, ऑल्दो एंगस्ट्रॉम अलग चल रहा है, लेकिन ये 10⁻12 हो जाता है, तो ये पिकोमीटर हो जाता है। ठीक है, 1 पिकोमीटर। 1 फेम्टोमीटर होता है आपका 10⁻15 मीटर होता है। तो इस तरीके से जब हम लोग देख रहे हैं कि ये -3 के सीक्वेंस में चलता है, 3 के सीक्वेंस में बढ़ रहा है ना, तो कई बार अगर क्वेश्चन आया और आपको नहीं पता है, जैसे पिछली बार आया था बीपीएससी में, बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे उसमें, तो वो -21 करके आएंगे, 20 22 21 ऐसे ऑप्शन था, तो आपको उसमें से -21 करना था। ठीक है, तो हम लोग का हो गया लाइट का, हम लोग वेवलेंथ क्लियर हो गया सबको। इससे रिलेटेड भी आई एम क्वाइट श्योर आप लोग जब देखे होंगे घर में, प्रीवियस ईयर का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्क क्या रहता है सिर्फ क्वेश्चन में, कहीं नैनो पूछ लिया, कहीं एंगस्ट्रॉम में पूछ लिया, कहीं मीटर में पूछ लिया, हो सकता है अगली बार पिकोमीटर में पूछ ले, हो सकता है उसके अगली बार माइक्रोमीटर में पूछ ले। बात समझ रहे हो? तो कन्वर्जन करना आ गया है, मैथ्स का सिंपल लगाना है। हमको वैल्यू पता है, 3900 से 7600 बोले, जिसको राउंड ऑफ किए हैं, जब 4 के टर्म्स में लिख रहे हैं 3.9 बनता है, उसको 4 लिख रहे हैं, 4 इंटू 10⁻⁻7। ये बात समझ रहे हैं ना? जब उसी को हम मीटर में बता रहे थे, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू से लेके 7 इंटू 10⁻⁻7, तो मतलब हम उसको राउंड ऑफ कर दिए कि 3.9 को हम राउंड ऑफ करके 4 लिख दिए, क्योंकि बहुत छोटी संख्या है ना, -7 सोचो, 10⁻⁻7, तो उसने उस लेवल की संख्या में 3.9 और 4 में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 400, इसे नैनोमीटर के टर्म्स में उसको 400 बोल लेते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड मतलब किस गति से बढ़ता है। तो सबसे पहली बात कि लाइट जो है हर मीडियम में, मीडियम क्या होता है कि जिस जगह से लाइट गुजर रहा है, हर मीडियम में अलग अलग स्पीड से वो गुजरता है। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहां रहता है, वो उसका वैक्यूम में रहता है। ठीक है, वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहता है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जैसे जैसे मीडियम, एयर को भी हम लोग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मांगते हैं, ऑल्दो एयर में घुसने के बाद लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि ग्लास में क्या स्पीड है, वाटर में क्या स्पीड है, डायमंड में क्या स्पीड है, सो एंड सो। अगला, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, इससे भी डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस कैसे बन रहा है, हमको साथ में दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमको ये भी चलते रहना चाहिए कि मेरा भाई क्वेश्चन जो आएगा वो हमको बनना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा इससे, या तो डायरेक्ट आपसे स्पीड पूछ लेगा, या इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बन जाता है। स्पीड से ही जुड़ा हुआ बात क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग डिनोट किए थे म्यू से। म्यू का हम लोग एक फॉर्मूला लिखवाए थे, T/V या U जो बोले, स्पीड इन द मीडियम। ये हो गया, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट। वहां पे अगर नहीं लिखे हो C के आगे तो लिख देना स्पीड ऑफ लाइट,
और v या u जो भी लिखे हो वहां पे लिख देना स्पीड इन द मीडियम, और म्यू हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना कोई भी मीडियम, मान लो लाइट जैसे वैक्यूम से जा रहा है, उसमें कोई घनत्व है, कोई डेंसिटी है, नहीं है। तो कितना, जितना ज्यादा घनत्व या डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा मेरा म्यू जो है वो बढ़ते जाएगा, और म्यू बढ़ते जाएगा इसका मतलब, आते रहो, स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा म्यू बढ़ेगा उतना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट घटेगा ना। ये क्या रिलेशन है, ये और इसमें इनवर्स रिलेशन दिख रहा है, मतलब v को इधर भेज दे, म्यू इधर भेज दे, हम यही पूछ रहे हैं ना। ये सब बेसिक गलती नहीं होना चाहिए। जब हमको म्यू का फॉर्मूला यहां सामने दिख रहा है तो इसको उल्टा ही करके तो हम क्या बोल रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट ये है, इसको हम बोल रहे हैं c बाई म्यू। तो जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा ना, मतलब इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ये तो मेरा c तो हमेशा कांस्टेंट है। इससे हम लोग निकाल लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका 1 होगा, वैक्यूम का 1 होगा, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ऊपर भी c है, c कट जाएगा, 1 बच जाएगा। और कभी भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि नीचे की संख्या जो है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम ये 3 × 10⁸ है, ठीक है। तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट इससे कम ही रहेगा। ये बात नहीं क्लियर हुआ हमको लग रहा है। स्पीड ऑफ लाइट जो है सबसे ज्यादा तेज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट कितनी तेजी से चलता है, सबसे ज्यादा कहां पे तेज है लाइट, वैक्यूम में। वैक्यूम वाला जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो ऊपर में हमेशा यही रहेगा। अब नीचे में जो हम ये बोल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में, तो किसी भी मीडियम में वैक्यूम से तो स्लो ही रहेगा, या वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के बराबर रहेगा, तो उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो ये संख्या जो है हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेगा। कम कैसे बोल रहे हो, बड़े संख्या को छोटे संख्या से जब भाग देते हैं तो संख्या क्या होता है, 1 से अधिक होता है। सिंपल, ये 10⁸ ज्यादा लग रहा है, इसको 3 मान लो। 3 को अगर हम इससे कम से भाग देंगे, मान लो 1.5 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2.25 था ना एक जगह 2 था, ठीक है। अगर इससे भाग देंगे तो ये क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, और 1 हम मेरा वैक्यूम में होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर कल को घुमा के कुछ क्वेश्चन आ गया और तुमको वहां पे 3-4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 2-3 ऑप्शन जो है 1 से कम है, 0.25, 0.8 ऐसे करके, और एक 1.4 है, तो तुमको नहीं भी आंसर पता है तब भी तुम सही आंसर मार्क कर सकते हो। ये चीज समझने का क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं, कि क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये चीज हमेशा ये मत सोच के चलना कि भाई 150 में हमको 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही आता रहेगा, हमको सोचना भी नहीं पड़ेगा। वहां एग्जाम हॉल में आपको बैठ के दिमाग लगाना, और इस टाइप का घुमा हुआ पूछता है। सिविल सर्विस के एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा हुआ भी पूछता है। तो ऐसे करके आपको ऑप्शन निकालना है। कई केसेस में आपको आंसर नहीं पता है, तब भी आपको उसका उत्तर निकालना है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा टॉपिक उठाए थे, रिफ्रैक्शन। इसमें आप कल रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ाए थे बिना नोट्स देखे हुए, कौन सा रेयरर होगा कौन सा डेंसर होगा, ऊपर वाला डेंसर होगा बोल रहे हैं आप लोग, रेयरर होगा, और नीचे वाला डेंसर होगा। चलो ये सबको समझ में आ गया, आई होप। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्लेन पे जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ किए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर की तरफ जा रहा है, तो वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, और जस्ट उल्टा रेयरर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल है क्या, तो जिस प्लेन से, एक प्लेन से मान लो एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रहा है, समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि लाइट को हम बकेट ऑफ वाटर ले लिए, मतलब एक बाल्टी पानी ले लिए, उस पानी के अंदर हम लाइट भेज रहे हैं। तो कहां से लाइट जा रहा है पानी के अंदर, हवा से जा रहा है, पहले हवा से जा रहा है, फिर पानी में जा रहा है। अब हमको पता है कि हवा का जो है वो क्या है, हवा ज्यादा घनत्व है या पानी ज्यादा घनत्व है, पानी ज्यादा घनत्व है, हवा रेयरर मीडियम हो गया, और पानी जो है वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयरर से जब डेंसर जा रहा है तो क्या होगा
टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, मतलब लाइट हल्का मुड़ जाएगा नॉर्मल की तरफ। और नॉर्मल क्या हो गया, मान लो ये बकेट ऑफ वाटर है, ये ऐसे रखा हुआ है पानी, तो नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे, ये दिख रहा है, ये पानी है मान लो, तो ये एक सरफेस है, इस सरफेस से इस सरफेस में जा रहा है लाइट। तो दोनों सरफेस का जो जहां पे ज्वाइन हो रहा है, दोनों जो सरफेस जहां पे ज्वाइन हो रहा है, वहां पे अगर हम एक 90 डिग्री का लाइन खींच दें, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो उसको, परपेंडिकुलर लाइन खींच दें या, तो उसको हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं। अब इस नॉर्मल के हिसाब से जो एंगल बनता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, व्हेन लाइट, हिंदी में लिखवा या इंग्लिश में डेफिनेशन, किसमें कंफर्टेबल हो सब लोग, हिंदी भी लिखवा सकते हैं, हिंदी का भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, इंग्लिश में ही लिखवाएं, ठीक है। तो व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम one medium to another medium, it deviates from its path, deviate मतलब क्या हुआ, इसको समझाने के लिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसता है तो जिस रास्ते से वो गुजर रहा है उससे अलग हो जाता है, उस रास्ते से हट जाता है, उसी को डेविएट बोले, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो। ये सब हम सब कल समझा दिए थे तुम लोग को, सबका हम डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं कि नोट्स में मान लो कल को भूल गए तो नोट्स रेफर करने के लिए याद रहना चाहिए ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेक्स्ट लिखो इसी में, नेक्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको स्मॉल आई से लिखते हैं हम लोग, और थोड़ा फास्ट जल्दी जल्दी लिखना, शॉर्ट फॉर्म बनाते रहो, अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बनाते रहना। अब आई हम बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां भी इंसिडेंस वर्ड यूज करेंगे वहां आई लिखना, ठीक है, नहीं तो नोट्स ही लिखवाने में बहुत टाइम लग जाता है फिर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal drawn to the plane, क्या होता है ना, बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि ये मान लो एक प्लेन है, ये इस प्लेन से इस प्लेन में हम लोग जा रहे हैं, इस मीडियम से उसमें मीडियम, तो बहुत लोग इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो नहीं है, जैसे हम पानी वाला एग्जांपल दिए, ये बकेट ऑफ वाटर में ये मेरा पानी जा रहा है, देखो ये मेरा लाइट जा रहा है, मान लो ये बकेट ऑफ लाइट, सबको दिख रहा है, ये हाथ है मेरा, ये बकेट ऑफ वाटर है, ये एक मीडियम हो गया ऊपर वाला, दूसरा नीचे पानी है, ऐसा मान लो, ये लाइट का रे ऐसे जा रहा है मेरा, तो कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये एंगल नहीं होगा। इस प्लेन से ये प्लेन जा रहा है, इस पे एक हम ऐसे परपेंडिकुलर बनाएंगे और इससे जो एंगल बन रहा है वो होगा। बात समझ में आ रहा है अब? हाँ, समझ में आया सबको ये बात? पीछे सबको समझ में आ रहा है कि जो रे जा रहा है मेरा, जिस प्लेन से जा रहा है, उस प्लेन से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग नहीं बोल रहे हैं। जो नॉर्मल उस प्लेन से जो 90 डिग्री का लाइन हम बनाएंगे, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, उस लाइन से जो ये एंगल बन रहा है, यहां मेरे इस हाथ और इसके बीच जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। सिमिलर में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो लिखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको कि हम लोग स्मॉल आर से बोलते हैं।
ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग स्मॉल आर से बोलते हैं, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, the angle between the refracted ray and normal drawn to the plane. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? नॉर्मल टू द प्लेन, ड्रॉन टू द प्लेन, सिर्फ नॉर्मल भी लिख सकते हो। बात समझ रहे हो ना? बात समझ में आना चाहिए। वहां तुमसे ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, ये इसीलिए तुम्हारे लिए है कि तुमको कल को नोट्स 10 दिन बाद देखो, 1 साल बाद देखो, हो सकता है प्रीलिम्स अगले साल फिर दोबारा निकले, इस बार अच्छा पोस्ट नहीं निकला, दूसरी बार अच्छा पोस्ट के लिए दोबारा हम प्रीलिम्स दे रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, साल भर में लोग भूल जाता है कि हाँ ये तो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन हम भूल जाते हैं, इसी सेंस में लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में भी उसको वर्ड्स चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ये बात जो हम लोग बताएं कि डेंसर से रेयरर जाता है और रेयर से डेंसर जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ लाइट enters from rarer to denser medium, if light enters from rarer to denser medium, it bends क्या होगा बताओ? नॉर्मल की तरफ, मतलब इंग्लिश में लिखोगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, या हिंदी में लिखना चाहते हो तो नॉर्मल की तरफ, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सबको क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, व्हेन लाइट, इसका जस्ट क्या उल्टा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर से रिपीट करते हैं धीरे धीरे। पहला वाला लिखवाए, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखवाए, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को अगर हिंदी का डाउट आ रहा है, कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो बीच में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। जैसे इंग्लिश में जो हम ये सब लाइन लिखवाए हैं, इसमें कोई डाउट दिक्कत हो रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है ना? हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई भी है जो उसको दिक्कत हो रहा है तो आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बात अगर नहीं समझ में आए, आप पूछिए हाथ उठा के, हम तुरंत बताएंगे। नहीं आता होगा हमको, हम देख के बताएंगे, अगर कोई वर्ड नहीं पता होगा हमको। लेकिन कोई भी डाउट हो तो पूछना, ठीक है? इसको हिंदी में भी हम लोग समझ रहे हैं, जो लिखवाए हैं ये बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ झुकता है, और जब वो जाता है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब कुछ एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम कल बताए थे, कुछ एग्जांपल हम बताए थे आई थिंक, लेकिन इसको हम एक फॉर्मली लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया, क्या बताए थे सबसे पहले, याद करो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये लिखवाए थे क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? लिखवाए नहीं थे, कल सिर्फ बताए थे। ठीक है, तो उसको लिखो, पहला एग्जांपल लिखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, तो बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा? स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है? सिंपल, व्हाई डज स्टार ट्विंकल, ऐसे करके बनेगा। और भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है? और तुमको ऑप्शन देगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, ऐसे करके देगा। तो तुमको सिंपल रिफ्रैक्शन चुनना है उसमें, समझ रहे हो? इससे डायरेक्ट ये तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब पॉइंट्स तुमको याद होना चाहिए, हर एक चीज। जैसे डिस्पर्सन हम जब पढ़ेंगे, स्कैटरिंग जब हम डिस्पर्सन हम पढ़ाए थे, उसका भी कुछ एग्जांपल से, स्कैटरिंग जब हम पढ़ाए थे, तो किसमें क्या इवेंट होता है। बीपीएससी जो है ये नहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ये जीवन में नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन और 4 डेफिनेशन ऑप्शन में दे दिया, ऐसा नहीं पूछेगा। वो पूछेगा उसका एप्लीकेशन, तो हमको एप्लीकेशन समझना है। ठीक है, दूसरा लिखो, एक चीज मार्क करो, सनलाइट जो है, सूरज शाम में कभी अगर सुबह गलती से, जो लोग सुबह में पढ़ने वाले हैं वो लोग सुबह उठते होंगे, जो लेट नाइट पढ़ते हैं तो वो लोग शाम का कभी सूरज छत पे जाके देखो,
सूरज डूबने के बाद भी रोशनी दिखता है हम लोग को, 2-4 मिनट सूरज डूबने के बाद भी रोशनी रहता है। क्यों रहता है? सूरज हमको नहीं दिख रहा है लेकिन रोशनी हमको दिख रहा है, क्योंकि सूरज से जब रोशनी आ रहा है तो वो वैक्यूम से डिफरेंट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट मीडियम होते हुए जाता है। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला बात बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के डिफरेंट मीडियम से जाता है, बहुत सारे एटमॉस्फेयर से क्रॉस करता है, मतलब अलग अलग। अगर इसके टर्म्स में, रिफ्रैक्शन के टर्म्स में देखें तो मतलब मीडियम बहुत सारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए सूरज का रोशनी जो है, सूरज भले डूब जाता है लेकिन लाइट जो उससे सूरज से निकल रहा है, अगर सूरज से अगर हम उसको सीधा देखना होता तो डूब गया तो हमको उसका लाइट नहीं दिखना चाहिए। नहीं समझ रहे हैं? मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है अर्थ का, यहां पे सूरज है, जब तक यहां है यहां है यहां है, इसके नीचे चला जाएगा तो हमको नहीं दिखना चाहिए। लेकिन लाइट अगर सीधा आएगा तो यहां से रुक जाएगा। बात समझ रहे हो? हम अर्थ को ऐसे सीधा करके दिखा रहे हैं कि मेरे विजिबिलिटी ऐसे अर्थ का है, सूरज यहां था, यहां से लाइट सीधा हमको दिख रहा है, मान लो यहां है सीधा दिख रहा है, इसके नीचे चला गया जो मेरे विजिबिलिटी पॉइंट के नीचे है, मतलब सूरज मेरा अस्त हो गया, डूब गया, या सूरज निकलने के पहले इस पॉइंट पे, तब भी हमको लाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट जो है वो यहां से सीधा ऐसे नहीं आ रहा है, वो रिफ्रैक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे ऐसे मुड़ते मुड़ते रिफ्रैक्ट होकर मेरे पास आ रहा है। तो इसीलिए हमको सूरज 2 मिनट डूबने के बाद भी और सूरज डूबने के 2 मिनट पहले भी, उगने के 2 मिनट पहले भी हमको दिखता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन के एग्जांपल लिखो। सनलाइट इज विजिबल sunlight is visible for few minutes. Sunlight is visible for few minutes even after sunset, even after sunset and few minutes before sunrise and few minutes before sunrise. ये नोट सबको समझ में आएगा ना? जैसे हम ये इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो हम साथ में हिंदी वाला भी बोलें क्या? ये सबको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबको ये लाइन जो लिखवा रहे हैं समझ में आ जाएगा ना? घर पे हम नहीं रहे समझाने के लिए तब भी समझ में आएगा ये बात? ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कल एक बताए थे कि छड़ी को अगर डालोगे बाल्टी में तो वो टेढ़ा दिखता है, क्योंकि वो रिफ्रैक्ट होकर अंदर से लाइट आ रहा है। कहां से कौन से मीडियम से कौन सा मीडियम आ रहा है? डेंसर से। सबको क्लियर है? डेंसर मीडियम क्या है मेरा? वाटर है, और रेयर मीडियम क्या है? एयर, जहां हम देख रहे हैं। तो लाइट छड़ी से निकल के आ रहा है, किसी भी चीज को हम इसीलिए ना देख पाते हैं कि उससे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। तो डेंसर से रेयर आ रहा है, तो वो भी एक छड़ी जो टेढ़ी दिखना है वो भी रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें एग्जांपल लिखो। स्ट्रेट थिंग्स appears slightly bent। थिंग के जगह मतलब कोई भी चीज है, एक एग्जांपल में तुम स्टिक भी लिख सकते हो, मतलब स्ट्रेट थिंग ब्रैकेट में स्टिक लिख लो, कोई भी चीज को। ऐसा नहीं कि कल को बीपीएससी हो सकता है छड़ी के बदले कुछ और चीज बोल दे, तो तुम ऐसा नहीं किसी को कंफ्यूजन नहीं हो, भाई हम तो छड़ी पढ़े थे इसलिए वहां पे थिंग कर दिया। स्ट्रेट थिंग या जो भी स्टिक लिख लो। appears slightly bent in a bucket of water, या इन वाटर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है बकेट हो, इन वाटर। ठीक है, एक एग्जांपल और दिए थे इसका, एक तो बेंट वाला हो गया, एक देखे थे कि कोई भी चीज हो, तालाब की गहराई हो, वो हमको पता अच्छे से नहीं चलता है। मान लो मछली ही है तालाब में, मान लो मछली दिख रहा है, ऊपर से लग रहा है कि भाई ये तो हाथ के रेंज में, ऐसे हाथ डालो निकाल लो, लेकिन वो हाथ से दूर होता है, बहुत दूर रहता है, बहुत या थोड़ा जितना भी दूर रहता है, कई केसेस में ऊपर भी रहता है, लेकिन जितना ऊपर है उससे वो एक्चुअली नीचे है, जितना दिख रहा है उससे वो नीचे है। तो ये लिख लो, ऑब्जेक्ट्स इन वाटर, ऑब्जेक्ट्स इन वाटर appears to be at less depth,
ठीक है, इसका एक एग्जांपल बताते हैं हम लोग। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मेरा 4/3 है, हाइट जितना पे हमको दिख रहा है, मान लो मछली का एक एग्जांपल लिखो कि क्वेश्चन लिखो एक, फिश अपीयर्स, क्वेश्चन लिखो, फिश अपीयर्स टू बी एट अ डेप्थ ऑफ, fish appears to be at a depth of 20 meter in water. What is its actual depth? What is its actual depth? If refractive index of water is 4/3, if refractive index of water is 4/3, मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि मछली हमको 20 मीटर पे दिख रहा है और पानी में, और पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है, तो एक्चुअली मछली कितना पे है? हमको दिख रहा है 20 मीटर पे, तो एक्चुअली वो कितनी दूरी पे है, कितने डेप्थ पे है? समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यहां पे कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? कोई डाउट आए तो पूछो ना, जैसे इस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखवा दे क्या? सबको दिक्कत नहीं हो रहा? ऐसे थोड़ा सा लग रहा था देख के कि समझ में आया। थोड़ा सा लाइवली रहो, ऑडियंस थोड़ा लाइवली रहना चाहिए, मतलब खुशी खुशी पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा वो रिजल्ट आता है, ज्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ऐसा कोशिश करो कि यहाँ जो पढ़ रहे हैं खुले दिमाग से, जब इतना समय हम दे रहे हैं, 1.5 घंटे का हम क्लास में दे रहे हैं, तो हमको सब चीज याद हो जाए। घर जाके एक क्विक रिविजन हम 5 मिनट देखें तो हमको मेरा वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हमको जीवन में नहीं देखना पड़े ऑप्टिक्स। ऐसा रखो, फिर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना नहीं पड़े, मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तब कोई डाउट आएगा तो फिर हम पूछेंगे। तो इस तरीके से अपना वो रखो, ये नहीं कि हम कुछ और दुनिया में सोच रहे हैं और क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई टी डैश जो है, मान लो एक्चुअल डेप्थ टी है, ये है टी, दिख रहा है टी, और एक्चुअल डेप्थ मेरा टी डैश है, तो ये क्या हो जाएगा? टी बाई म्यू। तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 4/3, तो ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर्स। तो लिख लो। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में नेक्स्ट हेडिंग तुम लोग डालना, क्रिटिकल एंगल। यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट किसी को भी हो पूछ सकते हो, यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे बाद में तो सबको कोई गलत नहीं ना बताएगा, किसी भी से भी हम रैंडमली फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी भी कुछ डाउट है तो बता दो किसी को भी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्रिटिकल एंगल। इसको समझाने के लिए फिर से हमको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इस साइड से बताओ, यहां से हमको कोई बताओ, ये डायग्राम, ये लाइट जो है ऐसे डेंसर से रेयरर जा रहा है, इसको हम नॉर्मल से दूर की तरफ ले जाएं या नॉर्मल की तरफ ले जाएं? यहां से कोई बताओ, इस साइड से। नॉर्मल से दूर ले जाएं, सब लोग दूर ले जाएं बोल रहे हैं, ठीक है? चलो, मतलब समझ में आ रहा है सबको, शांत है लेकिन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? शांत नहीं, शांत तो रहना है, लेकिन टेंशन में लग रहा था, ऐसा हमको लग रहा था कि नहीं समझने पे हो जाता ना चेहरे पे टेंशन टाइप का, तो वैसे टेंशन लेके हम लोग को नहीं पढ़ना है, रिलैक्स वे में सब कुछ समझ समझ के पढ़ना है। तो जब हम
डेंसर से रेयरर जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे जैसे ऐसे ऐसे झुकता जाएगा, ये ऐसे ऐसे झुकता जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये लाइन जो है, ये लाइन को हम इतना ज्यादा इसके पास ले आए कि ये झुक के इसी के साथ चलने लगे, ये 90 डिग्री के साथ चलने लगे प्लेन के, तो वैसा एंगल इरेजर का कैसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे इरेजर नहीं सिलेक्ट। अब हम लोग जो डायग्राम बनाना चाहते हैं उस डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। हम ऐसे लाइन पे जाना चाह रहे हैं, ऐसा इंसिडेंट एंगल हम बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग का रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए। ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसा एंगल जहां इंसिडेंट रे के कारण रिफ्रैक्टिव रे जो है वो 90 डिग्री पे चला जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब इससे ज्यादा और इसको बड़ा करेंगे, मान लो ये बड़ा करते जा रहे हैं ना, एंगल पहले ऐसे था तो यहां जा रहा था, इसको बड़ा करते जा रहे हैं क्यूसी। अगर हम क्यूसी से ज्यादा एंगल बढ़ा दें इंसिडेंट रे का, इस रे को क्या हम लोग बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे, इस रे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का एंगल जो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं नॉर्मल से, मतलब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो जिसको हम लोग स्मॉल आई से बोल रहे थे उसको हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्मल से। अब इससे ज्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इससे भी ज्यादा अगर हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे, पहले ऐसे 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 होते हुए यहां आ गया, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होके वापस इसी मीडियम में आ जाएगा। अगर क्यूसी से ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे अपने एंगल को तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होके वापस से इसी मीडियम में, ये एक डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयरर नहीं जाके वो वापस से डेंसर में ही चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लिखवा देंगे। बात समझ में आ रहा है? पहले कॉन्सेप्ट समझो तो फिर लिखवाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते जाएगा। और जब हम लोग डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो अगर 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 40 से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर डेंसर से रेयरर जा रहे हैं तो 40 से ज्यादा होगा ना, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैथ से देखो, पेज रुको, पेज पे हम दिखाते हैं फिर से मैथ से। ठीक है, डेंसर, अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, डी आर, डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयरर। हम इसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है, जो रे दूसरे में जाना चाह रहा है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। जो दूसरे तरफ रे निकला उसको हम लोग एंगल ऑफ, ये इसको रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल के साथ जो है आर है। तो जब डेंसर से रेयरर जाता है तो कौन सा बड़ा है, आर है कि आई बड़ा है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यही हुआ ना, मतलब कि अगर सीधा जाता, अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, इसको नोट करने का जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन ये सीधा नहीं जाकर दूर हो गया, तो जो ये एंगल है ये इतना के बजाय इतना हो गया। एक्चुअल रहता तो इतना रहता, अब ये बढ़ गया। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बढ़ गया, तो मतलब आर इज ग्रेटर देन आई। अब पिछले पेज पे आते हैं हम लोग। अब यही हम लोग बोल रहे हैं कि आई को हम लोग एक लेवल तक बढ़ाते गए तो आर ज्यादा लेवल से बढ़ रहा है। तो एक लेवल पे जब ऐसा लेवल पहुंच गया जहां पे कि क्यूसी अगर आई हम बना दे क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा आर क्या हो जाएगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर हम क्यूसी को और बढ़ाएं तो वो उधर जाने के बजाय, मतलब दूसरे मीडियम के जाने के बजाय वापस से डेंसर में ही आ जाएगा। डेंसर से गया, डेंसर में ही गया, आ गया, दूसरे मीडियम में गया ही नहीं, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। तो ऐसे केस में
इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अलग चीज है। रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में मिरर पे जब करते हैं तो वो होता है, वो जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे तो हम डिफरेंस भी एक बार फिर से बताएंगे। लेकिन अभी ये बात समझ में आ रहा है कि लाइट जाना चाह रहा था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, लेकिन एंगल इतने ज्यादा पे गया कि वो वहां जा नहीं पाया और वो वापस अपने ही मीडियम में आ गया। तो इसीलिए इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, वो अलग चीज हो गया, TIR शॉर्ट फॉर्म में। अब दो नेसेसरी कंडीशन, एक बात बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, इसमें दो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगा कि सेम प्लेन पे होना चाहिए, एक ही प्लेन पे ये चलना चाहिए ये सारा सीन। और दूसरा क्या होगा कि डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रेयरर से अगर डेंसर में जाए तो हो सकता है, पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। अगर यही चीज हम अच्छे से समझना ये चीज, अगर हम क्या बोल रहे थे, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर मेरा लाइट जा रहा है, ये रेयरर डेंसर सबको क्लियर है ना? रेयरर क्या हो गया, कोई एग्जांपल बताओ रेयरर और डेंसर का। अभी मतलब दो कंपैरिजन में ही बता सकते हो, तो क्या होगा, कोई भी दो एग्जांपल सेंस में बताओ। एयर एंड वाटर, बेस्ट एग्जांपल है, एयर से वाटर में जा रहा है, तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये मेरा हुआ, तो वो एंगल हम क्या बोले, इसमें हम लोग तो पीछे लिखे भी और हम लोग समझ भी चुके हैं कि जो रे है मेरा वो अगर सीधा जाता तो ऐसे जाता। ठीक है, अगर वो सीधा जाता तो वो ऐसे जाता, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गया है, जिसको हम लोग नॉर्मल से जो बना हुआ एंगल है आर बोल रहे हैं। तो यहां पे इस केस में क्या होगा, कहां पे बड़ा का साइन लगाए, इस साइड कौन बड़ा है, इसमें से आई बड़ा है। तो आई को हम कितना भी बड़ा कर दे, जितना भी बड़ा कर दे, अगर आई को यहां रख दे तो ये लाइन यहां हो जाएगा, लेकिन यहां तक भी ले आए अगर आई को, मैक्सिमम तो अपने प्लेन तक ही ला सकते हैं, उससे दूसरे प्लेन में चला जाएगा, फिर तो डेंसर से रेयर हो जाएगा। मैक्सिमम हम यहां भी ले आएंगे अगर आई को, मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो भी आर मेरा यही हो सकता है, क्योंकि वो उससे तो कम ही रहेगा। मतलब अगर आई को हम 90 डिग्री भी कर दिए तो आर जो है मेरा वो 90 डिग्री से कम ही रहेगा, तो वो वापस इस मीडियम में आ सकता है? नहीं आ सकता है कभी भी। ये बात समझ रहे हो ना, कितना भी इसको 90 भी कर दिया तब भी वो डेंसर में चला ही जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए कंपलसरी क्या है, डेंसर से रेयरर में ही हो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें अब कुछ डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। यहां तक सब कुछ समझ गए हम लोग? तो लिखो क्रिटिकल एंगल। When light enters from denser to rarer medium, when light enter from denser to rarer medium, the angle of incidence for which the angle of incidence for which एंगल ऑफ इंसिडेंस पूरा क्यों लिख रहे हो, स्मॉल आई लिख लेंगे तो हो जाएगा ना। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब स्मॉल आर इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बात समझे, क्रिटिकल एंगल बात समझ रहे हो। एंटर व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम जाता है, ऐसा एंगल जहां पे कि रिफ्रैक्टेड रेज का जो एंगल है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ऐसा स्मॉल आई जहां पे कि रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है जो आर है वो कितना हो जाए 90 डिग्री, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल। और उससे ज्यादा अगर हम आई को बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा मेरा,
टोटल इंटरनल, हाँ सही है, तब डर से क्यों बोल रहे हो, आराम से बोलो, एकदम सही बोल रहे हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, when the angle of incidence is more than critical angle, when the angle of incidence is more than critical angle, the light gets reflected back, the light gets reflected back to its original medium. रिफ्लेक्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल मीडियम, मतलब जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है उसी मीडियम में वापस चला गया, दूसरे मीडियम में नहीं गया वो। मीडियम बोल रहे हैं, ये समझ रहे हो ना, जहां से लाइट गुजर रहा है उसको हम मीडियम बोल रहे हैं। हवा से गुजर रहा है तो मेरा हवा मीडियम हो गया, हवा से पानी में जा रहा है तो पहला मीडियम हवा हो गया, दूसरा मीडियम पानी हो गया, ठीक है। टू एक कंडीशन लिखो, वन नेसेसरी कंडीशन for TIR, TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्या है नेसेसरी कंडीशन की, लाइट डेंसर से रेयरर। सिर्फ एक ही लड़की जवाब दे रही है और बाकी लोग नहीं समझ रहे हो, सब लोग जवाब दो ना कि क्या नेसेसरी कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयरर जाएगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिखो यही बात, लाइट हैज टू इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, जिस लैंग्वेज में लिखना है। अगर बात समझ रहे हो और किसी का मान लो हिंदी लैंग्वेज है तो उसी चीज को हिंदी में लिखो कि अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तभी होगा। हम समझा हिंदी में भी रहे और लिखवा इंग्लिश में रहे, तो अगर तुमको हिंदी मीडियम से और तुमको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाद में खुद को समझने में दिक्कत होगा, ऐसा नोट्स नहीं बनाना है कि बाद में खुद ही को समझ में नहीं आए। समझ रहे हैं ना हम लोग? तो अपने भाषा में हिंदी में भी हम जैसे बता रहे हैं तो आप हिंदी में लिख लीजिए उसको साथ में, ठीक है, इंग्लिश में मत लिखिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखो, पहले कुछ समझ लेते हैं एग्जाम्पल फिर लिखवाते हैं। मृग तृष्णा, मिराज इंग्लिश में जो बोलते हैं, जिसको मृग तृष्णा बोलते हैं। क्या होता है कि राजस्थान वगैरह जाओगे कभी, या राजस्थान छोड़ो, अपने ही दरभंगा में इतना कभी कभी गर्मी हो जाता है, तो रोड पे एनएच पे जाओगे, यहां का रोड पे तो कुछ नहीं दिखता है, दो कदम बाद भी तुमको ट्रैफिक ही दिखेगा। जब एनएच पे जाओगे तो तुमको रोड पे ऐसा लगेगा कि परछाई है कोई चीज का, पेड़ का जो है परछाई दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होगा कि वहां पे पानी है। ये खासकर अब रोड पे तो तुमको लगेगा हाँ रोड ही है, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो, ठीक है बिहार का रोड है तो हो सकता है सही में गड्ढा होगा, वहां पे पानी होगा, ठीक है, तो स्पीड स्लो कर दोगे एनएच पे भी, लेकिन जब पास करोगे तो लगेगा नहीं बेकार गाली दे रहे थे सरकार को, ये रोड ही निकला। तो ऐसा क्यों हो रहा था कि लग रहा था कि पेड़ का यहां पे परछाई है। पेड़ से जो लाइट जा रहा है एक मीडियम है, एयर जो है यहां पे लाइट, जहां पे इस पेड़ के पास का जो एयर है, जैसे जैसे जो गर्म होते जाता है वो हवा हल्का होते जाता है। रोड जो है बहुत गर्म रहता है तो उसके पास का जो हवा है वो हल्का रहेगा, और जो ऊपर का हवा है उससे थोड़ा और दूरी तो वो क्या होगा, वो डेंस होगा। हल्का मतलब कम, रेयर होगा, डेंसिटी कम होगा, यहाँ का रोड से पास का जो हवा है वो रेयर होगा, और जो ऊपर का जो हवा है वो डेंस होगा। तो जब हम लोग डेंसर से रेयरर जो है लाइट जा रहा है, मान लो रोड की तरफ पेड़ से जो लाइट जा रहा है, तो ऐसा लगेगा कि वो डेंसर से रेयरर एक टाइम के बाद ऐसा, जब पास का पेड़ रहेगा वो लाइट नीचे नहीं जाके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि पेड़ का हम लोग
परछाई देख रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, कौन से रीजन के कारण हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हो रहा है। मतलब जो मिराज या जिसको मृग तृष्णा बोलते हैं, जो हम लोग को शक होता है कि हाँ वहां पानी है, खासकर रेगिस्तान एरिया में ज्यादा होता है। क्योंकि वहां का क्यों होता है ज्यादा रेगिस्तान एरिया में? क्योंकि वहां का जो वो है सतह जो है वो क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। ज्यादा गर्म होगा तो हवा जो है ज्यादा कम डेंस होगा, रेयरर होगा ज्यादा, और ऊपर डेंस रहेगा। तो जितना डेंसर से जितना कम रेयरर में जाएंगे उतना ज्यादा एंगल मेरा चेंज होते जाएगा। समझ रहे हैं? उतने ज्यादा, जितना ज्यादा हम डेंसर से जितना ज्यादा कम रेयरर में जाएंगे तो वो होते जाएगा, मेरा एंगल चेंज होते जाएगा। एंगल तो एक ही रहेगा, मतलब उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो चेंज होते जाएगा। तो उसके कारण हमको ऐसा लगेगा कि हम उस पेड़ का जो है यहाँ पे परछाई है, मतलब यहाँ पानी लगेगा। लेकिन वो एक्चुअली क्या हो रहा है, परछाई नहीं है, वो तो उसी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रीजन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एग्जांपल लिखो इसका पहला। इन हॉट एरियाज, इन हॉट या वार्म एरियाज, या हिंदी में लिखना चाहते हो जो लोग तो गर्म प्रदेशों में, मिराज MIRAGE या मृग तृष्णा, मरीचिका, हिंदी में मरीचिका भी बोलते हैं उसको। इन हॉट एरियाज मिराज is seen from a distance mirage is seen from a distance where objects are seen as their reflection. Objects are seen as their reflection, which seems they are reflected from water, which seems they are reflected from water. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। इसका जस्ट उल्टा होता है ठंडे प्रदेश में। यहां पे क्या लगता है कि ऐसे मतलब किसी चीज का परछाई दिख रहा है, परछाई नहीं मतलब रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसका, कि भाई यहाँ पेड़ है, जमीन पे पानी है, इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वहां पे पानी नहीं रहता। ये समझ गए ये इवेंट? इसका एग्जाम्पल तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मिराज फॉर्मेशन हैपेंस ड्यू टू TIR, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, या नन ऑफ दीज, या मोर देन अबव। तो तुम क्या करोगे उसमें? TIR करोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका एक और एग्जांपल ये है, सबसे अच्छा एग्जांपल, एक तो ठंडे प्रदेश में चीज जो है वहां पे हवा में उड़ता हुआ दिखता है, हवा में लटका हुआ चीज दिखता है। सेम TIR के प्रिंसिपल पे भी, जैसे गर्म प्रदेश में लगता है कि उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, ठंडे प्रदेश में लगता है कि वो हवा में है। तो ये एग्जांपल भी लिख लो। इन कोल्ड एरियाज, इन कोल्ड एरियाज mirage happens where objects on ground seems to be hanging in air. Objects on ground seems to be hanging in air. ठीक है, ये हम हीरा टाइप बनाने का कोशिश कर रहे हैं, डायग्राम सही नहीं हुआ है, डायग्राम मत बनाना। कॉन्सेप्ट ये है, हीरा कभी देखे हो, ठीक है, असली हीरा और नकली हीरा में थोड़ा डिफरेंस है। असली हीरा जो है वो, उसमें क्या होता है सबसे ज्यादा? चमक, चमक बहुत ज्यादा होता है हीरा में। कोई भी चीज ऐसा लगता है कि भाई बत्ती जल गया अंदर,
ऐसा फील होता है ना, हीरा को देखोगे ऐसा लग रहा है भाई लाइट चमक रहा है अंदर। मूवी में तो देखे ही है ना, वो खासकर नागमणि वाला मूवी जो होता है, पुराना हिंदी मूवी में नागमणि तो सब लोग देखे होगे, जी सिनेमा पे कभी ना कभी देखे होगे। वो बहुत चमचमाता हुआ एकदम दिखाता है, ऐसा लगता है अंदर से लाइट चमक रहा है। तो अंदर लाइट क्यों चमकता हुआ दिखता है हीरा के अंदर? क्योंकि क्या होता है, लाइट जो है अंदर, हीरा क्या है, किस चीज से बना है, कोई चीज से बना है, मटेरियल से बना है, ठीक है, डायमंड मटेरियल से बना है, या ग्लास, कोई है ग्लास का बना हुआ है हीरा के शेप का। उससे क्या होता है कि हीरा एक मीडियम है और एयर एक मीडियम है। हीरा क्या होगा, डेंसर और रेयर में कौन सा डेंसर होगा, कौन सा रेयर? हीरा मेरा डेंसर होगा और एयर जो है रेयरर होगा। तो लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है, हीरा से बाहर लाइट जा रहा है। तो क्या होता है, लाइट एक बार में बाहर नहीं जा पाता है, वो अंदर बाहर एक एंगल से, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो अंदर वापस लाइट चला जाता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर तब बाहर निकलता है। तो ऐसा लगता है कि हीरा चमचमा रहा है। तो वो भी किसके कारण लगता है, TIR के कारण लगता है। तो एग्जाम्पल लिख लो, स्पार्कलिंग इन डायमंड या हीरे का अधिक चमचमाना। स्पार्कलिंग इन डायमंड या उसको हीरे का अधिक चमचमाना भी लिख सकते हो। स्पार्कलिंग इन द डायमंड और या हीरे का अधिक चमचमाना। ये सब ऐसा एग्जाम्पल, ये सब जो लिखवा रहे हैं ना, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है। तुम समझ रहे हो इसको, एग्जाम्पल की तरह ऐसा मत समझना कि क्या होता है ना, पढ़ने वक्त जो लोग नया तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे ठीक है, उनको पता होगा, थोड़ा आइडिया होगा। जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे होंगे ना, वो लोग गलत चीजों पे फोकस कर लेते हैं। वो लोग क्या फोकस करने लगते हैं कि वो लोग रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन रटने लगते हैं, वो लोग वो ये सब चीज रटने लगते हैं जो हम लिखवाए हैं ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, डेंसर से रेयरर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा तुमसे, ये तुमको समझने के लिए था। क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा जो अभी हम लिखवा रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स लिखवा रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछेगा। और कॉन्सेप्ट जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है नया एग्जाम्पल पूछ ले, तो वहां बैठ के दिमाग लगा सकते हो ना कि अच्छा ये ऐसा हो रहा होगा इसमें। समझ रहे हो बात? कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। उसको भी रटना नहीं है, समझ के ही कॉन्सेप्ट हम लोग अब समझ गए ना क्यों हीरा चमचमा रहा है। अब इसमें रटने वाला क्या बात है, हम जब इमेजिन कर लेंगे कि भाई हाँ हीरा डेंसर मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, पक्का TIR से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। रटने का कोई बात ही नहीं है, रट के जाओगे वहां भूल जाओगे, लेकिन ऐसे क्या रहेगा, समझ के जाओगे तो याद रहेगा। लेकिन एग्जाम्पल सेंस में समझना है, बात समझ रहे हो ना मेरा कहने का क्या हम चाह रहे हैं, कि ये नहीं कि बैठ के डेफिनेशन रट रहे हैं, अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये डेफिनेशन है, अच्छा रिफ्रैक्शन का ये डेफिनेशन है। हमको क्वेश्चन ओरिएंटेड चीजों को समझना है और पढ़ना है। एनर्जी कहीं भी एक्स्ट्रा हमको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो फिजिक्स को वैसे ही डील करना, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरा क्लास करो, मेरे क्लास के बाद जाओ और प्रीवियस ईयर उठाओ, ठीक है। मेरा क्लास का रिवीजन 5 से 10 मिनट लगेगा, तुमको याद तो कुछ करना नहीं है, 2-4 एग्जांपल याद करना है, बस समझने का। सब कुछ समझ गया, इसलिए हम इंश्योर कर रहे हैं सब लोग समझ गए। आज थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे पेस बढ़ा देंगे हम, ठीक है। कल हमको लगा कि हम थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ा दिए, इसलिए आज हम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे थे। कल बहुत लोग का चेहरा क्लास के बाद ऐसा फील हो रहा था कि बाप रे क्या कर दिया हम 1.5 घंटा में, ठीक है। बहुत दुखी दुखी चेहरा लेके लोग उतर रहा था, तो इसीलिए हम आज थोड़ा सोचे कि थोड़ा स्लो हम पढ़ाते हैं, शुरू का क्लास थोड़ा स्लो रखते हैं, फिर स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि बहुत लोग को फिजिक्स छोड़े हुए बहुत दिन हो गया है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल हम लोग अच्छा ये लिख लिए, हीरे का चमचमाना। अब तुम लोग जियो फाइबर का वायर देखे ही होगे, सब बहुत लोग यूज भी कर रहे होंगे। दुनिया भर का तार लटका हुआ जो जियो फाइबर का है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिसको एक्चुअली जियो फाइबर, जियो तो ब्रांड का नेम है और उसको फाइबर बोलते हैं। उसमें उसको ऑप्टिकल फाइबर, एक्चुअली जिस मटेरियल से बना होता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर एक चीज से बना है, किसी मटेरियल से बना है, बाहर जो है वो एयर है, किसमें ये ये अच्छा ऑडी सट जाता है, इस बोर्ड का आदत नहीं है हमको, इसीलिए, ठीक है। तो क्या है कि ये एक मटेरियल से बना हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर, ये मेरा मान लो, ठीक है। बाहर क्या है, एयर, मिट्टी जो भी है, मान लो नीचे जमीन के अंदर भेजा हुआ है, मिट्टी है, बाहर हवा में है तो एयर है। इसके अंदर जो वेव है जो तुम्हारा, उसको ऐसा एंगल पे हम इसको ये करते हैं कि डेंसर से, ये डेंसर हो गया मीडियम और ये रेयर हो गया, तो ऐसा मेरा एंगल जो है, ये इस एंगल को जो है हम लोग QC से ज्यादा रखते हैं
कि ये एंगल अंदर ऐसे घूमते जाता है, ये ऐसे ऐसे वेव बाहर नहीं निकलता है, इसके अंदर ही चलता है। वेव जो है इसके अंदर ही चलता है मेरा जो, और उसके थ्रू मेरा इंटरनेट हम तक पहुंचता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी ये कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है? PIR यूज हो रहा है इसमें भी। तो एग्जांपल लिख लो, उसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिखो ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये मतलब तुमसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अच्छा ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हो, अभी नेट डाउन था 2 दिन, सबका नेट डाउन था ना, नेट बंद था, मोबाइल का नेट किन्हीं किन्हीं लोग का चल रहा था, मेरा भी चल रहा था, पता नहीं कैसे मोबाइल का नेट चल रहा था, लेकिन जियो फाइबर नहीं चल रहा था घर का। तो पूछ सकते हैं कि अभी बहुत लोग का जियो फाइबर नहीं चल रहा था, क्या प्रिंसिपल पर जियो फाइबर वर्क करता है? डे टू डे इवेंट से ही क्वेश्चन बनता है, और डे टू डे इवेंट से प्रीलिम्स मेंस तो बनता है, इंटरव्यू तो एक बिल्कुल ही 2 दिन पहले का तुम न्यूज़पेपर जो देख के जाओगे उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्टिकल फाइबर हमको किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे चल रहा है? PIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे, डिस्पर्सन पढ़े थे। ठीक है, डिस्पर्सन का डिवीजन क्या था कि ये क्या है मेरा, प्रिज्म है, इसमें ऐसे जाएगा, इसका नॉर्मल ये है, नॉर्मल मतलब इससे परपेंडिकुलर, और इसका नॉर्मल क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, मतलब ऐसे बनाए कि ऐसे बनाए, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ, ये नॉर्मल है ना, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बनाए। ठीक है, फिर अब ये नॉर्मल है तो इधर बेंड करेगा या इधर, नीचे की तरफ, तो ऐसे इधर से इधर स्ट्रेट में लाइन में रहेगा प्रिज्म के अंदर। उसके बाद ये प्रिज्म का फंडा हम बताए थे। ठीक है, इसमें हम फिर नेक्स्ट बताए कि अगर हम इसमें व्हाइट लाइट डालेंगे तो हम लोग 7 कलर्स में ये डिस्पर्स हो जाएगा, जिसको हम लोग डिस्पर्सन बोल रहे हैं। इसमें डेफिनेशन हम लोग लिखवाए थे डिस्पर्सन का, when white light crosses from prism it gets deviated into its 7 components, ऐसे करके कुछ लिखवाए होंगे हम। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर था? वो 7 कंपोनेंट था मेरा। ये जी जैसा लग रहा है ना। ठीक है, विप ग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? विप ग्योर, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का कुछ एग्जांपल लिख लो। एक तो सबसे मेन एग्जांपल उसका डिस्पर्सन का इसमें यही दिया हुआ है, रेनबो। ठीक है, ठीक है, यहां तक हम लोग का क्लियर है, डिस्पर्सन तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कलर क्या होता है। ये टॉपिक जो है हमको इससे पहले थोड़ा पढ़ा देना चाहिए था कि कलर वाला पार्ट, तो ये हम बाद में इंक्लूड कर दे रहे हैं कि टाइप्स ऑफ कलर क्या क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, कलर का बहुत सारा होता है जिससे तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इसका मेन सिग्निफिकेंस यही है कि पूछता है कि प्राइमरी कलर कौन कौन सा है। ठीक है, किसको कौन कौन सा कलर बनाने से व्हाइट बनता है, अगर क्वेश्चन देखे हो तो डायरेक्ट यहां से डायरेक्ट इससे यही क्वेश्चन बनता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा खेला नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुमको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ठीक है, कि प्राइमरी कलर ये होता है, सेकेंडरी कलर ये होता है, टर्शरी कलर ये होता है। ठीक है, तो इसमें लिखो कलर्स, हेडिंग डालो कलर्स। तीन पार्ट में इसको डिवाइड करो। बहुत जगह यू भी यूज करता है, बहुत जगह बिना यू यूज, यूके इंग्लिश और यूएस इंग्लिश दोनों में अलग है, तो कुछ भी लिखोगे चलेगा। COLORS भी लिख सकते हो, COLOURS भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों सही है। ऐसे करके मेरे साथ डायग्राम बनाते जाओ। प्राइमरी कलर
जिसको कि हम लोग प्राथमिक रंग भी बोल सकते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं। दूसरा हो गया सेकेंडरी कलर, जिसको द्वितीय रंग, हिंदी में द्वितीय रंग भी बोलते हैं। और तीसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिसको हम लोग पूरक रंग भी बोलते हैं। प्राइमरी कलर्स जो हैं, मेन जो कलर है, इन तीनों को कलर को मिलाने से भी तुम्हारा व्हाइट लाइट बन जाता है। तो ये प्राइमरी कलर तीन कौन से हुए? रेड, ग्रीन, ब्लू। याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो आरजीबी। आरजीबी आई थिंक किसी डायरेक्टर या किसी का नाम है, ऐसे करके हम तो याद करने के लिए ऐसे यूज करते हैं कि अपने हिसाब से निमोनिक्स बना लो, मतलब शॉर्ट फॉर्म। निमोनिक्स मतलब छोटे छोटे वर्ड्स में बना लो, शॉर्ट फॉर्म टाइप का बना लो, उससे याद में भी आसान रहता है। कई बार क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना कि इसको कितना भी कर लो तुम भूल जाओगे। वहां पे एक सेकंड के लिए क्वेश्चन में जब ऐसा ही ऑप्शन रहेगा मिलता जुलता कि ये रेड ग्रीन ब्लू दे देगा, रेड येलो ब्लू दे देगा, ऐसे तीन चार दे देगा और फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म से करना ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू हो गया प्राइमरी कलर। द्वितीय या सेकेंडरी कलर हो गया तुम्हारा येलो, मैजेंटा और सियान। CYAN यहां पे हो गया, मैजेंटा हो गया, और ये तो येलो। ठीक है, लिख लोगे। ठीक है, दो प्राइमरी कलर मिलाने से क्या होता है? सेकेंडरी कलर बनता है। दो तीनों प्राइमरी कलर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? व्हाइट, वायलेट नहीं, व्हाइट बन जाएगा। और दो प्राइमरी बनाने से क्या होता है तुम्हारा? सेकेंडरी कलर बनता है। इसके लिए एक डायग्राम बना लो जिससे कि ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, सबका फुल फॉर्म आगे लिखा हुआ है, सबको शॉर्ट। ये वाई क्या हो गया? येलो, और सी सियान हो गया। ठीक है, CYAN वाला। रेड प्लस ग्रीन क्या बन रहा है? येलो। ग्रीन प्लस ब्लू क्या बन रहा है? सियान। और रेड प्लस ब्लू क्या बन रहा है? मैजेंटा। और पूरा तीनों कर देंगे, RGB कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्हाइट। ये सबसे तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सबसे कि भाई ये दो कलर मिला दिए तो क्या बनेगा, कौन सा प्राइमरी कलर है। ठीक है, सियान किससे बन रहा है, उसी का रिवर्स कर दो तो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हुआ कि ऐसा प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर जिसको मिलाने से तुम्हारा व्हाइट बन जाए, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि जैसे हो गया R प्लस टी जो है वो भी व्हाइट बन जाएगा, मतलब रेड प्लस सियान व्हाइट बन जाएगा। ग्रीन प्लस मैजेंटा जो है वो भी व्हाइट बन जाएगा। ठीक है, और ब्लू प्लस येलो जो है वो भी व्हाइट बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये हो गया।
यहां तक कोई डाउट है किसी को? कुछ भी डाउट है एक बार अच्छे से देख लो, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा हो? कोई भी वर्ड, कोई भी डाउट जो होता है ना वो खराब नहीं होता है। ये मत सोचो, हिचकिचाना नहीं है कि भाई हाँ ये डाउट पूछेंगे कैसा लगेगा। भाई किसी को कुछ नहीं आता ऐसा समझो, या ऐसा समझो कि हमको सब कुछ आता है, कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं तो क्या हो गया। कॉन्फिडेंस रखो, और अगर कोई भी डाउट हो बीच में कोई शर्माना नहीं है, आराम से बीच में हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। अगर हम टॉपिक कुछ पढ़ा रहे होंगे हम उसको खत्म करके तब डाउट हो जाएंगे। तो अभी तक किसी को कोई भी डाउट नहीं आया, सबको सब कुछ क्लियर है? घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नहीं बनेगा ऐसा नहीं ना होगा। अगर बनेगा नहीं बनेगा तो हमको आके पूछोगे कल, ठीक है? हम कल पूछेंगे, फिर क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्या है। नेक्स्ट हो गया कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज का रंग क्या है। जैसे ये मेरा जैकेट है, ये ब्लू क्यों दिख रहा है, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, ये चेयर ब्लू क्यों दिख रहा है? इस पे तो व्हाइट लाइट पड़ रहा है, ठीक है? व्हाइट लाइट पड़ रहा है मतलब सब रंग पड़ रहा है, बहुत तरह का रंग पड़ रहा है, सातों रंग पड़ रहा है, प्राइमरी साथ में और भी रंग पड़ रहे हैं, लेकिन ये ब्लू ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस कलर को कोई भी चीज उसी रंग का दिखता है जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है, बाकी कलर को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कलर इस पे मान लो ऐसे टकराया तो ये इससे टकरा के वापस आ गया, इसको रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन टॉपिक अभी हम डील नहीं किया, उसको अच्छे से डील करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कोई भी कलर जो है, मान लो इस पे व्हाइट लाइट पड़ा, सातों कलर पड़ा, ठीक है, ठीक है, विपग्योर मेरा पूरा पड़ा इस चीज पे, इस स्टूल पे विपग्योर पड़ा, ये स्टूल है, मान लो ये स्टूल है मेरा, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, पूरा मेरा विपग्योर पड़ा, ठीक है, लेकिन ये निकला क्या, ब्लू। बाकी सब ये एब्जॉर्ब कर लिया ये कलर, लेकिन ये रिफ्लेक्ट किया सिर्फ ब्लू, इसीलिए ये ब्लू दिख रहा है। अब मान लो एक चीज बताओ, तुम लॉजिक से बताओ, अगर हम इस पे व्हाइट लाइट नहीं बनाते, इस पे हम एक व्हाइट लाइट नहीं डालने के बजाय हम रेड लाइट से इस ब्लू स्टूल को देखना चाहते, तो कैसा दिखता है ये? ब्लैक। कुछ लोग रेड बोल रहे थे, अगर हम रेड लाइट से देखेंगे ये कलर इसका चीजों के हिसाब से नहीं बदल रहा है, ये तो ब्लू ही है, लेकिन ये ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये व्हाइट लाइट इस पे जब पड़ता है तो ये सिर्फ ब्लू को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। लेकिन अगर हम इस पे ब्लू कलर ही नहीं मारे तो रिफ्लेक्ट क्या करेगा? रेड को तो ये एब्जॉर्ब कर रहा था। जब कोई भी चीज सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। और कोई भी चीज अगर सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो कैसा दिखेगा? व्हाइट, क्योंकि सारा कलर निकल रहा है तो फिर से वापस से व्हाइट बन गया। व्हाइट बन नहीं गया, वो व्हाइट ही है, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि सारा कलर मान लो पड़ा एक साथ, व्हाइट पड़ा तो मतलब सारा कलर पड़ा और वो सारा कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो वो व्हाइट दिखेगा। अगर कोई चीज है जो सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, सारे चीजों को ले लिया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो वो क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। और कोई भी चीज जो है जिस भी रंग का दिख रहा है वो उस कलर को एक्चुअली क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर मान लो उस कलर का चीज है, मान लो ब्लू कलर का चीज है, ये ब्लू कलर का स्टूल थे, उसमें ब्लू के अलावा अगर व्हाइट या ब्लू के अलावा कुछ भी कलर से हम इसको देखना चाहेंगे तो ये हमको कैसा दिखेगा? ब्लैक, क्योंकि ये सिर्फ किसको रिफ्लेक्ट कर सकता है? ब्लू को रिफ्लेक्ट कर सकता है। जो भी तुम कोई भी कपड़ा पहनो, तुम्हारा रेड कपड़ा है तो वो कौन सा कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस पर अगर घर पे अगर वो हरा चमकी वाला है, उस पर हरा चमकी वाला मार के देखना, ठीक है, अच्छा लगेगा देख के। वो होता नहीं है प्लास्टिक वाला चमकी वाला जो कागज होता है, प्लास्टिक जो होता है, उस टॉर्च के आगे लगा लेना और उससे कोई दूसरे कलर का देखने का कोशिश करना, तो तुमको वो ब्लैक दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो बाकी कोई कलर रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता है, वो सिर्फ जिस कलर का है उसी कलर को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो उसके अलावा कोई और कलर डालेंगे तो हम वो नहीं दिखेगा। और कोई भी चीज हर तरह का रंग क्यों दिख रहा है? क्योंकि एग्जिस्ट व्हाइट लाइट कर रहा है, तो व्हाइट लाइट के कारण वो बाकी कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो इसमें लिखो the color of an object, the color of an object depends on the color reflected by it। मतलब किसी भी वस्तु का रंग वैसा ही तत्पर होता है जैसा वो जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। The color of an object depends on the color of light reflected by it।
ये कुछ और लिखा था क्या पहले? रिफ्लेक्टेड बाय इट या बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट, या हिंदी मीडियम वाले साथ में हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई भी वस्तु seems to be red, if any object seems to be red, comma, it means that it only reflect कौन सा लाइट? रेड लाइट। एंड इसके आगे एक लाइन जोड़ दो, एंड एब्जॉर्ब्स ऑल अदर कलर। परावर्तित, रिफ्लेक्शन को परावर्तित बोलते हैं हिंदी में, और एब्जॉर्प्शन को अवशोषित बोलते हैं। ठीक है, तो जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वहां पर रिफ्लेक्शन के आगे परावर्तित लिख लेना और अवशोषित लिख लेना इसके आगे, एब्जॉर्ब के आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट reflects all light, if an object reflects all colors of light, it seems to be, मतलब वो it seems to be समझ रहे ना, वो ऐसा दिखता है, it seems to be क्या? white। समझ में आ रहा है? जो हम नोट्स लिखवा रहे हैं वो समझ में आ रहा है? सारा हम अपने भाषा में लिखवा रहे हैं, ये मतलब हम वो बुकिस का थ्योरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हैं, जो तुम डेफिनेशन बुक पे देखोगे वैसा हम नहीं लिखवा रहे हैं। आसान सरल भाषा में तुमको अपने लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, ताकि घर जाके पढ़ो तो समझ में आए अपने भाषा में, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे। सबको हम यहीं पे क्रिएट करके अपने भाषा में लिखा रहे हैं। हिंदी वाला नोट्स है उसे इंग्लिश में हम कर दे रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं अगर हिंदी चाहिए तो हम हिंदी भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ एन ऑब्जेक्ट absorbs all colors, if an object absorbs all colors and reflect no color, it seems to be क्या होगा? ब्लैक। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक बात बताओ, ठंडी के मौसम में और गर्मी के मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? व्हाइट और ब्लैक में अगर ऑप्शन दें तो ठंडी में कौन सा पहनना चाहिए और गर्मी में कौन सा पहनना चाहिए? ठंडी, पहले गर्मी का बताओ, गर्मी में क्या? व्हाइट। क्यों? सारा चीज को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो और गर्मी लगेगा ना, इसलिए बोलते हैं। बचपन से ये हमेशा सुने थे ना कि भाई ठंडा कपड़ा पहनो, ब्लैक टी शर्ट मत पहनो। मम्मी हमेशा बोलती होगी, जो जिन लोगों को ब्लैक बहुत शौक होगा, या घर में कोई बड़े जरूर बोलते होंगे कि क्या हमेशा ब्लैक पहनते हो, अब गर्मी में भी इसको ब्लैक ही पहनना है। तो वो क्यों बोलते थे, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, उसके पीछे फिजिक्स है हमारा। क्योंकि ब्लैक कलर अगर पहनेंगे तो भाई पसीज जाएंगे गर्मी से, सारा कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब पूरे सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो और ज्यादा गर्मी क्रिएट करेगा। और ठंडी के मौसम में हमको क्या है? गर्मी चाहिए, तो गर्मी चाहिए तो हम इसीलिए ब्लैक पहनेंगे ताकि सारे कलर को एब्जॉर्ब करें, और गर्मी के समय हम व्हाइट पहनेंगे कि सारे को रिफ्लेक्ट करें। तो इस नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इन समर इट इज एडवाइजेबल, इन समर इट इज एडवाइजेबल, मतलब गर्मी के समय ये बोला जाता है, मतलब ये करना चाहिए, एडवाइजेबल, टू वियर
टू वियर, WEAR मतलब पहनने वाला। कौन सा क्लोथ्स? व्हाइट क्लोथ्स, वेरी गुड। एंड इन विंटर, and in winter it is advisable to wear black clothes। ठीक है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा। मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दो तीन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई गर्मी के समय व्हाइट पहनने क्यों बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बोलेगा क्योंकि वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, हीट कम होगा। ऑप्शन बहुत सारा दे देगा कि वो रिफ्लेक्ट करेगा इसलिए हीट कम होगा, वो सुंदर लगेगा, वो व्हाइट से ठंडापन ऐसा महसूस होगा। इस टाइप से ऑप्शन रहेगा, तुमको उसमें से चुनना है। समझ रहे हो इससे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, ये तुमको देखना है। ठीक है, यहां पे खत्म करते हैं हम लोग। आई होप सबको समझ में आया हो, और नहीं भी समझ में आओ तो आराम से, जैसे अब क्लास के बाहर हम वहां हैं, तो किसी को कोई डाउट हो तो सबके सामने पूछने में अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। उधर हम हैं थोड़ी देर है, तो आके हमसे कोई भी डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में अगर डाउट पूछने का मन हो तो नेक्स्ट क्लास के पहले हमसे डाउट पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। लेकिन ऐसा मत करना कि नहीं समझ में आ रहा है, चलो छोड़ो रखो हटाओ, सब कुछ समझना। और एक होमवर्क क्या है तुम्हारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल का क्वेश्चन है किसी भी PSC का उठा और इससे रिलेटेड सॉल्व करने का देखो। ठीक है, ओके, थैंक यू।